कभी सोचा है क्या हो अगर हमें मतलब मानवता को जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे तारे की उसकी रोशनी चुरानी पड़े। क्या ये हमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चोर बना देगा, एक जरूरी कदम होते हुए भी? ये सवाल सुनने में तो काल्पनिक लगता है, पर ये बहुत गहरा है और आज हम बिल्कुल इसी तरह के एक भविष्य के सिनारियो पर बात करेंगे। अच्छा जी, ये सितारों की ऊर्जा चोरी अंतरतारकीय सभ्यता नाम के स्रोत दस्तावेज से प्रेरित है। ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाता है जहां मानवता अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए एक बहुत ही अनोखा और शायद नैतिक रूप से थोड़ा मुश्किल रास्ता चुनती है। हाँ, ये नैतिक वाला पहलू तो है ही। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का फोकस है एक भविष्य, शायद 21वीं सदी का बिल्कुल अंत, जी, जहां पृथ्वी पर एक भयानक मतलब विनाशकारी ऊर्जा संकट है। हमारी सारी कोशिशें, न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर, विंड, सब कुछ सब कम पड़ रहा है। हाँ, हमारी बढ़ती हुई जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा लगता है जैसे सभ्यता का पहिया ही धीमा पड़ गया हो। बिल्कुल, और इसी निराशा से एक ऐसा आइडिया निकलता है जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है, पर स्रोत कहता है कि ये शायद मानवता की आखिरी उम्मीद बन गया था। कौन सा आइडिया? ये आइडिया था स्टारलाइट हार्वेस्टर्स का, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। लक्ष्य दूसरे तारों से सीधे ऊर्जा खींचना। स्टारलाइट हार्वेस्टर्स, नाम में ही कुछ अजीब सा है, मतलब खतरनाक भी। सिर्फ अपने सूरज पर नहीं बल्कि दूर के तारों की रोशनी पकड़कर पृथ्वी तक लाना, ये तो कल्पना से भी परे है। सही कहा। यह दिखाता है कि संकट कितना बड़ा था। जब अपने ग्रह के संसाधन, अपने तारे की ऊर्जा सब कम पड़ने लगे तो बाहर देखना पड़ा। हाँ, सितारों की तरफ देखना शायद अकेला रास्ता बचा था। स्रोत से एक सभ्यता का छलांग कहता है, या फिर अस्तित्व की लड़ाई। तो ये सिर्फ ख्याल नहीं था, मतलब इसे हकीकत बनाने की कोशिश हुई। ये स्टारलाइट हार्वेस्टर्स काम कैसे करते? स्रोत में डायसन स्वॉर्म जैसी किसी चीज का जिक्र है। हाँ, डायसन स्वॉर्म, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। सोचिए कि एक तारे के चारों ओर लाखों करोड़ों छोटे छोटे ऑटोमेटिक सैटेलाइट्स का एक घना झुंड घूम रहा है। ये सैटेलाइट्स मिलकर तारे से निकलने वाली ज्यादातर ऊर्जा सोख लेते हैं। एक तरह का क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल छल्ला या घेरा बना लेते हैं तारे के चारों तरफ। तारे को ढक लेना सुनने में यकीन नहीं होता। और फिर वो जो ऊर्जा सोखी, उसका क्या? उससे पृथ्वी तक कैसे लाते, वो भी कई प्रकाश वर्ष दूर से। यहीं पर स्रोत एक और क्रांतिकारी और उससे भी ज्यादा मुश्किल तकनीक बताता है, वर्म होल ट्रांसमीटर। वर्म होल? जी, डायसन स्वॉर्म से जमा की गई ऊर्जा को फोकस करके एक कंट्रोल्ड वर्म होल बनाया जाता, यानी स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट। अच्छा, और इस वर्म होल के जरिए ऊर्जा को लगभग तुरंत खरबों किलोमीटर दूर पृथ्वी के पास बने रिसीविंग स्टेशन तक भेज दिया जाता। वर्म होल ट्रांसमीटर, ये तो अभी भी थ्योरी ही है ज्यादातर। क्या स्रोत बताता है कि इसे असलियत कैसे बनाया गया? स्रोत के हिसाब से ये मुमकिन तो था, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती, बहुत बड़ी कीमत। वर्म होल बनाने और उसे स्टेबल रखने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा चाहिए थी। कितनी ऊर्जा? इतनी कि हमें अपनी पूरी सभ्यता की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना पड़ा। किस लेवल पर? हमें कार्दाशेव स्केल पर टाइप 2 सभ्यता बनना पड़ा। टाइप 1 वो होते हैं जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा इस्तेमाल कर सकें। हम तो अभी वहां भी नहीं पहुंचे हैं ना। सही बात है। और टाइप 2 सभ्यता वो होती है जो अपने तारे, मतलब हमारे सूरज की पूरी ऊर्जा को कंट्रोल और इस्तेमाल कर सके। सोचिए, सूरज हर सेकंड इतनी ऊर्जा फेंकता है जितनी शायद पूरी मानवता ने अपने इतिहास में इस्तेमाल नहीं की होगी। उसे काबू करना, ये तो वाकई लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। तो डायसन स्वॉर्म और वर्म होल ट्रांसमीटर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थे, ये पूरी मानव सभ्यता का एक तरह से कायापलट था, पूरी तरह बदलना। क्या स्रोत बताता है कि मानवता ने ये कर दिखाया? हाँ, क्या हमने ये किया? स्रोत के डिटेल्स के मुताबिक दशकों लगे। पूरी दुनिया ने अभूतपूर्व तरीके से मिलकर काम किया, बहुत सारी तकनीकी सफलताएं मिली और तब जाकर मानवता टाइप 2 स्थिति के करीब पहुंची। सच में? हाँ, और फिर साल 2480 में स्टारलाइट हार्वेस्टर 1 मिशन लॉन्च हुआ। लक्ष्य प्रॉक्सिमा सेंटोरी नहीं था, बल्कि हमसे करीब 12 प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरा तारा था, जी टाइप का, हमारे सूरज जैसा ही। 12 प्रकाश वर्ष? अरे, स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में ही कितना वक्त लगा होगा? देखिए, बहुत एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के बाद भी सफर में कई दशक लगे। ये मल्टी जनरेशनल मिशन नहीं था, एडवांस्ड क्रायो स्लीप और ऑन बोर्ड AI सिस्टम्स पर निर्भर था। अच्छा,
यान में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, भारी मात्रा में नैनोबॉट्स थे और बनाने का सामान था, ताकि वहां पहुंचकर डायसन स्वॉर्म बना सकें। और उनके साथ एक बहुत शक्तिशाली एआई भी थी। एआई क्यों? उसे खास तौर पर उस तारे के बर्ताव और आसपास के स्पेस को एनालाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था। और जब वो पहुंचे आखिर में, क्या उन्होंने वो विशाल सुनहरा घेरा बनाना शुरू कर दिया? हाँ, स्रोत कहता है कि मिशन प्लान के हिसाब से ही चला। नैनोबॉट्स ने तारे के चारों ओर धीरे धीरे वो लाखों सैटेलाइट्स असेंबल करने शुरू किए। ये एक धीमा काम था, कई साल लगे इसमें। धीरे धीरे तारे के चारों ओर एक चमकदार सुनहरी रिंग बनने लगी, डायसन स्वॉर्म का पहला फेज। और जैसे जैसे ये रिंग बड़ी होती गई, उसने तारे की ऊर्जा सोखना और फोकस करना शुरू कर दिया। और ऊर्जा? कितनी ऊर्जा मिल रही थी उससे? क्या वो पृथ्वी के संकट को खत्म करने के लिए काफी थी? स्रोत के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। शुरुआती फेज में ही हर सेकंड इतनी ऊर्जा जमा हो रही थी, जो उस वक्त पृथ्वी की कुल ऊर्जा खपत से कई गुना ज्यादा थी। कई गुना? जी। ये मानवता के इतिहास में एक मील का पत्थर था। पहली बार हमने किसी दूसरे सोलर सिस्टम के तारे की ताकत पर कंट्रोल हासिल किया था। पृथ्वी पर तो जश्न का माहौल था, ऊर्जा संकट का अंत नजर आ रहा था। ये तो वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। ऐसा लगा जैसे मानवता ने सितारों तक हाथ बढ़ा दिया। लेकिन अक्सर कहानियों में यही होता है ना, सफलता के साथ नई मुसीबतें आती हैं। और यहाँ जो चुनौती आई वो बिल्कुल अप्रत्याशित थी और कहीं ज्यादा गंभीर। जैसे ही हार्वेस्टर अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंचा और ऊर्जा का फ्लो वर्महोल से शुरू होने ही वाला था। हाँ, क्या हुआ? उस तारे के सिस्टम में जो ग्रह थे, उनसे अजीब से सिग्नल्स मिलने लगे। सिग्नल्स? मतलब रेडियो सिग्नल्स या कुछ और? स्रोत इन्हें जटिल पैटर्न वाले ऊर्जा उत्सर्जन बताता है। ये नेचुरल नहीं लग रहे थे, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ऐसा लगा जैसे कोई सोई हुई टेक्नोलॉजी अचानक जाग गई हो। जैसे हार्वेस्टर से जो ऊर्जा खींची जा रही थी, उसने किसी छुपे हुए सिस्टम को चालू कर दिया हो। और ये सिग्नल किसी एक नहीं, बल्कि इस सिस्टम के कई ग्रहों से और यहाँ तक कि खाली स्पेस से भी आ रहे थे। अरे बाप रे, ये तो डरावना है। इसका क्या मतलब निकाला गया फिर? मिशन कंट्रोल और एआई एनालिसिस का जो नतीजा निकला, वो दिल दहलाने वाला था। हम उस तारे पर पहुंचने वाले पहले नहीं थे। क्या मतलब? मतलब कोई और सभ्यता या शायद उसके निशान पहले से ही वहां मौजूद थे, और शायद वो भी उसी तारे की ऊर्जा का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। ओह, मतलब मानवता ने अनजाने में किसी और के बिजली के मीटर में सेंध लगा दी थी। ये स्थिति शायद उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। क्या वो कोई एक्टिव सभ्यता थी या सिर्फ उनकी पुरानी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी? क्या वो भी डायसन स्वॉर्म जैसी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे थे जिसे हमने देखा नहीं, या हमारी ऊर्जा खींचने से उनकी कोई नाजुक व्यवस्था बिगड़ रही थी? स्रोत बताता है कि मिशन टीम के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। मैं सोच सकती हूँ 12 प्रकाश वर्ष दूर एक अनजान तारे के पास ये रहस्यमयी सिग्नल्स और ये भयानक एहसास कि आप किसी और के घर में बिना बताए घुस आए हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स पर क्या बीत रही होगी? क्या पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को इसकी खबर थी? वर्महोल लिंक अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ था, तो कम्युनिकेशन में अभी भी सालों का डिले था। फैसला वहीं लेना था, मौके पर, मिशन कमांडर और उनकी टीम को। स्रोत के अनुसार उनके सामने दो बहुत मुश्किल रास्ते थे, और दोनों के नतीजे मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते थे। कौन से दो रास्ते थे? उन्होंने क्या सोचा, कैसे विश्लेषण किया? पहला ऑप्शन, मिशन जारी रखो, सिग्नल्स को इग्नोर करो, या मान लो कि ये किसी पुरानी बंद पड़ चुकी टेक्नोलॉजी के सिग्नल हैं। पूरी क्षमता से ऊर्जा खींचो और वार्म होल से पृथ्वी भेजो। मानवता को बचाओ। हाँ, मानवता को ऊर्जा संकट से निकालो, भले ही इसका मतलब उस अनजान मौजूदगी से टक्कर लेना हो या उसे नुकसान पहुंचाना हो। तर्क ये था कि मानवता का बचना सबसे जरूरी है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता था, तुरंत हार्वेस्टिंग रोक दो। उन सिग्नल्स का स्रोत समझने की कोशिश करो, उस अनजान मौजूदगी से संपर्क साधने की कोशिश करो, अगर वे एक्टिव थे तो। शांति का रास्ता? हाँ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोजो, भले ही इसका मतलब ऊर्जा शेयर करनी पड़े या मिशन को पूरी तरह छोड़ना पड़े। तर्क ये था कि पहली बार किसी और से मिलना, उसे लड़ाई में बदलना बेवकूफी होगी। इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये तो एक जबरदस्त नैतिक और सामरिक कश्मकश है। एक तरफ अरबों लोगों का भविष्य, ऊर्जा की जरूरत, मिशन का असल मकसद, और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से अनजान सभ्यता के साथ शांति या युद्ध का खतरा। और फर्स्ट कांटेक्ट की भारी जिम्मेदारी
स्रोत क्या बताता है, टीम ने क्या फैसला किया, या किस तरफ झुकाव था? स्रोत किसी आखिरी फैसले के बारे में साफ साफ नहीं बताता, बल्कि इसी दुविधा को कहानी का क्लाइमैक्स बना देता है। अच्छा, ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और ताकत हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स को ये एहसास हुआ कि वे सिर्फ इंजीनियर या सैनिक नहीं थे, वो पूरी मानवता के दूत थे। और उनके फैसले का असर सिर्फ ऊर्जा सप्लाई पर नहीं, बल्कि इंटरस्टेलर रिश्तों के भविष्य पर भी पड़ेगा। तो ये कहानी जो एक तकनीकी समाधान खोजने से शुरू हुई थी, वो अचानक नैतिकता, जिम्मेदारी और ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, इस गहरे दार्शनिक सवाल में बदल गई। बिल्कुल। स्रोत इस मोड़ पर आकर एक बहुत जरूरी सबक की तरफ इशारा करता है। मानवता ने तारों की ऊर्जा चुराने की ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन क्या हमने उस ताकत को जिम्मेदारी से संभालने की समझदारी भी विकसित की थी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ एक तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ी हुई प्रजाति के, या एक असली अंतरतारकीय सभ्यता बनने की दहलीज पर थे? ये अंतरतारकीय सभ्यता की परिभाषा ही बहुत दिलचस्प है। क्या इसका मतलब सिर्फ सितारों तक पहुंचना और उनकी ऊर्जा इस्तेमाल करना है? स्रोत का जो निष्कर्ष है वो इसी सवाल को खुरेदता है। शायद सच्ची तरक्की सिर्फ ताकत हासिल करने में नहीं है, बल्कि उसे समझने, शेयर करने और उसका सम्मान करने में है। अगर हम तारों की रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हमें दूसरों के होने के अधिकार का सम्मान करने और ज्ञान साझा करने की मैच्योरिटी भी नहीं दिखानी चाहिए? तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने पृथ्वी के ऊर्जा संकट से बात शुरू की थी जी, जिसने स्टारलाइट हार्वेस्टर जैसी अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी योजना को जन्म दिया। मानवता ने दूसरे तारे की शक्ति को नियंत्रित करने का सपना देखा और उसे लगभग पा भी लिया। हाँ, लगभग। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित खोज हुई। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे, कम से कम उस तारे के पास तो बिल्कुल नहीं। और इसी खोज ने मिशन को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया, एक चौराहा। मानवता के लिए असीमित ऊर्जा वापस लाओ, या फिर उस दूसरी संभावित सभ्यता के साथ शांति और समझ का रास्ता ढूंढो। ये एक ऐसा चुनाव था जिसका असर सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, बल्कि शायद पूरी गैलेक्सी में जीवन के भविष्य पर भी पड़ सकता था। बिल्कुल। और ये हमें स्रोत सामग्री से निकले उस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर वापस लाता है। एक उन्नत, समझदार अंतरतारकीय सभ्यता को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? क्या ये सिर्फ सितारों से ऊर्जा खींचने और ग्रहों को अपनी मर्जी से बदलने की तकनीकी ताकत है? क्या सिर्फ शक्ति ही तरक्की का पैमाना है? या फिर क्या सच्ची तरक्की ब्रह्मांड को, उसके संसाधनों को और सबसे जरूरी उसमें मौजूद दूसरे जीवन और ज्ञान को समझने, सम्मान देने और शायद साझा करने की बुद्धिमत्ता और परिपक्वता में है? स्रोत हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम भविष्य में सितारों की ओर देखेंगे, तो हम वहां क्या ढूंढेंगे? सिर्फ संसाधन या समझ और सह अस्तित्व के नए मायने? शायद असली गहराई से सोचने की जरूरत बाहरी अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे मूल्यों और हमारी महत्वाकांक्षाओं के बारे में है।